सन 1900 के शुरुआती दशक में दुनिया का नक्शा बदल रहा था। यूरोप की महाशक्तियां एशिया में पैर जमा चुकी थी। जापान, जो अभी अभी सामंती युग से बाहर निकला था, एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा था। दूसरी ओर रूसी साम्राज्य अपनी शक्ति और विस्तार के नशे में चूर था। मंचूरिया और कोरिया, ये दो क्षेत्र दोनों की आंखों में चुभ रहे थे। जापान को डर था कि अगर रूस को कोरिया मिल गया तो उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। जापानी नेताओं को लगा कि यदि अभी कदम नहीं उठाया गया तो कभी नहीं उठाया जा सकेगा। वहीं रूस को यकीन था कि एक छोटे से द्वीप जैसे देश से डरने की जरूरत नहीं है। जापान ने रूस को एक प्रस्ताव भेजा और कहा, तुम मंचूरिया रख लो और हमें कोरिया दे दो। लेकिन रूस ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। जापान के लिए यह अपमानजनक था। अब युद्ध के बादल दोनों देशों के बीच पूरी तरह से मंडरा चुके थे। 9 फरवरी 1904 की रात को जापानी नौसेना ने अचानक रूसी बेड़े पर पोर्ट ऑथर में हमला बोल दिया। यह हमला बिन घोषणा के था, जो एक चौंकाने वाला कदम था, और युद्ध अब शुरू हो चुका था। जापानी जहाज़ों ने अप्रत्याशित रणनीति से रूस के बड़े जहाज़ों को या तो डुबो दिया या बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। यह युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं, समुद्र का भी था, और जापान ने शुरुआत में ही रूसी नौसेना को झटका दे दिया। जापानी जनरल तोगो हाईहाचिरो की रणनीति ने सबको चौंका दिया। उन्होंने समंदर के हर कोने को प्लान करके रूसी जहाज़ों को जाल में फंसा दिया। जापानी नाविकों का अनुशासन और समर्पण अद्वितीय था। जमीन पर जापान का नेतृत्व कर रहे थे जनरल नोगी मारुसुके, जो एक कठोर, अनुशासित और देशभक्त सेनापति थे। उन्होंने पोर्ट आर्थर को चारों तरफ से घेर लिया और यह घेरा महीनों तक चला। रूसी सेनाएं पोर्ट आर्थर में किलेबंदी कर चुकी थीं, परंतु जापानियों ने सुरंगें खोदकर अंदर तक हमला किया। यह एक मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की थकावट भरी लड़ाई थी। सर्दियों में लड़ाई और भी कठिन हो गई। सैनिकों के पास ना गर्म कपड़े थे और ना ही खाना था। जापानी सैनिकों ने भूखे पेट और जमा देने वाली बर्फ में भी मोर्चा नहीं छोड़ा, और यही उनका अपने देश के प्रति असली बलिदान था। ये पहाड़ी पोर्ट ऑर्थर की चाबी थी। जनरल नोगी ने इस पर कब्जा करने के लिए कई बार हमला करवाया। हजारों जापानी सैनिक मारे गए, लेकिन अंत में जापान ने इस पर कब्जा पा ही लिया। अब पोर्ट ऑर्थर की हार तय थी। इस युद्ध में जनरल नोगी का बेटा भी मारा गया। जब उन्हें खबर मिली तब उन्होंने कहा, अब मैं और ज्यादा लड़ूंगा। यह युद्ध हर बेटे का है। बेटे की मृत्यु के साथ ही एक पिता का दुख और सेनापति का धर्म एक हो गए थे। जनवरी 1905 में पोर्ट आर्थर ने आत्मसमर्पण कर दिया। जहां यह रूस के लिए एक शर्मनाक पल था, वहीं यह जापान के लिए एक गर्व का क्षण साबित हुआ। और हो भी क्यों ना, एक छोटा सा एशियाई देश जो यूरोपीय महाशक्ति को हराने के करीब जो आ चुका था। अब युद्ध मंचूरिया की धरती पर पहुंच चुका था। जापानियों ने हर गांव, हर पहाड़ी को मोर्चा बना दिया। रूसी सेनाएं थकी हुई थी, उनका नेतृत्व कमजोर था, और वहीं जापानी सेना में जोश था। फरवरी 1905 में जापान और रूस के बीच सबसे बड़ी जमीन की लड़ाई बैटल ऑफ मुकदेन हुई। इसमें दोनों तरफ से 6 लाख से अधिक सैनिक लड़े। यह लड़ाई लगभग 3 हफ्ते चली। जनरल ओयामा इवाओ की चालबाजी से रूसी सेनाएं धीरे धीरे चारों ओर से घिरने लगी थीं। अंत में रूस को पीछे हटना पड़ा। यह युद्ध अब जापान के पक्ष में झुक गया था। लेकिन सबसे बड़ी जीत अब भी बाकी थी। मई 1905 में जापानियों ने सुशिमा स्ट्रेट से रूस की ब्लास्टिक फ्लीट को पूरी तरह नष्ट कर दिया। सिर्फ कुछ जहाज ही बच सके। एडमिरल तोगो ने युद्ध से पहले कहा, हमारा भविष्य इस लड़ाई पर टिका है, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। और इसी के साथ जापानी नौसेना ने इतिहास रच दिया। जापान अब एशिया का पहला देश बन गया जिसने एक यूरोपीय महाशक्ति को युद्ध में हराया था।
और वह भी समंदर में जहां पहले कोई नहीं जीत पाया था। रूस में हार की खबर से जनता भड़क उठी, हड़तालें शुरू हो गई, जार की सत्ता हिलने लगी। यह युद्ध सिर्फ एक हार नहीं, क्रांति की शुरुआत थी। अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने दोनों देशों को वार्ता के लिए बुलाया। अंततः सितंबर 1905 में ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ पर हस्ताक्षर हुए। रूस को कोरिया और दक्षिण मंचूरिया छोड़ना पड़ा। युद्ध जीतने के साथ ही जापान ने दुनिया को दिखा दिया कि वह केवल तलवार ही नहीं, कूटनीति का भी मास्टर है। यह उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान की शुरुआत थी। पश्चिमी दुनिया को यकीन नहीं हो रहा था कि जापान जैसा देश रूस को हरा सकता है, लेकिन जापान ने अपने अनुशासन, नेतृत्व और आधुनिक तकनीक से यह कर दिखाया। यह युद्ध आधुनिक युद्धों की दिशा बदलने वाला था। समुद्री ताकत, तेज रेल और गुरिल्ला रणनीतियां अपनाकर जापान ने नया युग शुरू कर दिया। रूस को अपनी सैन्य कमजोरियों का एहसास हुआ, उसकी जनता को सच्चाई दिखने लगी और कुछ ही वर्षों बाद रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसकी जड़ें इसी हार में थी। हालांकि जापान ने युद्ध जीता, पर यह विजय सस्ती नहीं थी। हजारों सैनिक की मौत, भारी खर्च और जनता की उम्मीदों ने जापानी सरकार पर दबाव डाला। इस युद्ध से भारत, चीन और अन्य एशियाई देशों को आशा मिली। उन्होंने सोचा कि अगर जापान जीत सकता है तो हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं। यह एशियाई आत्मविश्वास की पहली चिंगारी थी। तोगो, ओयामा और नेगी जैसे सेनापतियों ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को दिखाया कि देशभक्ति, अनुशासन और रणनीति क्या होती है। इस युद्ध ने जापान को विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर दिया और रूस जैसे विशाल देश को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन साथ ही यह दोनों देशों में क्रांति, बदलाव और जागृति की शुरुआत भी बना। जापानी स्कूलों में यह युद्ध बच्चों को प्रेरणा देने के लिए पढ़ाया गया। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह एक पहचान की लड़ाई थी और आत्मबल की जीत थी। रूसी जापानी युद्ध ने दुनिया को दिखाया कि इतिहास अब सिर्फ यूरोप नहीं लिखेगा। यह युद्ध पूर्व का पहला तूफान बना, जिसने आने वाले युग की दिशा बदल दी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टे ट्यून गाइस फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।